मित्रों नमस्कार। आज मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई ओशो से कोई संदर्भ नहीं है। ओशो ने उस कहानी को कभी नहीं बताया, लेकिन मैंने जब आज से 20-25 साल पहले सुनी थी, 25 साल तो हो गए होंगे कम से कम, तो ऐसी चुभ गई मेरे को वो कहानी, ऐसी छा गई दिमाग पे कि मैं आज तक नहीं कभी भूल पाया उस कहानी को। वो एक कहानी है समुद्र पक्षी, सी बर्ड। अगर आपने कभी सी बर्ड देखे होंगे, उसकी कहानी है। उसमें से एक सी बर्ड का नाम लेखक ने जोनाथन लिविंगस्टन सी बर्ड, सीगल, सीगल, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, ये नाम रखा था। वो किताब बहुत प्रसिद्ध हुई है और कई लाख प्रतियां उसकी तुरंत, जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसी कोई कहानी आई है तो किताबें लाखों की संख्या में बिकी है वो। और लीक से हटके कहानी है। उसके लेखक से जब पूछा गया कि आपको ये कहानी कैसे सूझी, तो बोली जैसे सूझी नहीं, न मैंने सोची, मेरे अंदर उतर गई। एक बार मैं जब समुद्र किनारे टहल रहा था तो कहानी कहीं से भी आके भी मेरे अंदर चली गई। वो कहानी मैंने नहीं लिखा, उसको मेरे से लिखवाई गई। तो दुनिया में जनरली जो बड़ी बातें होती वो ऐसे किसी और के द्वारा करवा ली जाती। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाना चाहे और उससे कोई ज़बरदस्त चित्र बन जाए, तो वो भी यही कहेगा कि ये चित्र मैंने कम बनाया, मेरे से बनवा लिया गया। ऐसे चमत्कार अपन कई जगह देख सकते हैं। जैसे एक बार मैं अजंता या एलोरा की गुफाओं में गया था, तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति थी और वहाँ का जो गाइड था उसने बताया कि आप दाएं साइड से देखो तो बायां कंधा ऊपर दिखेगा, और दाएं साइड से देखो तो बायां कंधा ऊपर दिखेगा। या जैसे कोई मूर्ति बनी हुई है, वो इधर से देखो तो हंसती हुई दिखेगी, दूसरी तरफ से देखो तो वो गुस्से में दिखेगी, किसी में शांत रूप दिखेगा। मूर्ति एक ही है, सामने से कुछ और दिखेगी, दाएं से कुछ और दिखेगी, बाएं से कुछ और दिखेगी। मतलब अपनी सोच के परे जो चीज़ें हैं उसमें की बातें हैं ये। तो ये कहानी है एक समुद्र पक्षी की। वो किताब जो है मुश्किल से 20-25 पन्नों की होगी, जिसमें से 10 तो चित्र ही चित्र होंगे। 20-25 पन्ने की होगी और 10 तो चित्र हैं उसके अंदर पूरे, समुद्र पक्षी के उड़ते हुए। तो एक समुद्र पक्षी ये सोचता है कि क्या जैसे मेरे सारे साथी ये जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जहाज़ जाते हैं, तो उसमें से कई मछलियाँ जो ख़राब होती है या कुछ ऐसा वैसा होता है तो वो वापस फेंक देते हैं। उनको खाने के लिए वो समुद्र पक्षी झपट पड़ते हैं और इसीलिए वो नौकाओं के आसपास घूमते रहते हैं। तो ये कहता है क्या ये ज़िंदगी है? ये कोई ज़िंदगी है? अमिताभ बच्चन का डायलॉग मैं शायद पहले बता चुका हूँ कभी, ये भी जीना है कोई जीना लल्लू। अरे करो तो कुछ बड़ा करो भाई, छोटा मोटा काम क्या करना, ये तो सभी करते हैं। तो वो ये सोचता है कि मैं उड़ना सीखूंगा। और पूरी कहानी इसी किताब इसी चीज़ पे है डिपेंड, कि वो हर गति से हर तरह से उड़ना सीखता है।
और सारे पक्षियों में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बन जाता है। मतलब अगर एक साधारण समुद्र पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो वो 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ जाता था। और ऊपर से जब वो डाइव मार के नीचे आता था पानी के अंदर, तो वो डाइव करते वक्त क्या क्या होना चाहिए जिससे अपने को नुकसान न पहुंचे, लेकिन अपन पानी के अंदर दूर तक गहरे तक चले जाए, ऐसे प्रयोग वो किया करता था। तो उसको बड़ा गर्व हो गया कि मैं बहुत अच्छा उड़ सकता हूँ, मेरे जैसा कोई उड़ नहीं सकता दूसरा पक्षी। ऐसे ही एक दिन वो उड़ रहा होता है तो देखता क्या है, वो अपने आंखों पे भरोसा नहीं कर पाता, चौंक जाता है वो कि एक पक्षी बिना पंख हिलाए उड़ रहा है, पंख उड़ाने की भी जरूरत नहीं है उसको। तो वो उसके पैर पड़ता है, भाई अरे भाई ये क्या मामला है यार, भाई उड़ना है तो पंख तो हिलाने पड़ेंगे ना। बोला नहीं, जब ठीक से उड़ना आ जाता है तो पंख हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ ये अध्यात्म से ये कहानी रिलेट हो गई, मिल गई अध्यात्म के साथ आके। बोले पंख वो लोग उड़ाया करते हैं जिनको कुछ करना बाकी, हमारे कुछ करना बाकी नहीं है, तो अब हमें अगर उड़ना है तो हमें पंख की ज़रूरत नहीं है। पंख तो ये समेटे हुए पड़े, हम चले जा रहे हैं, केवल हमने सोचा कि हमें इधर जाना है तो चल पड़े हम। अब इस कहानी से क्या मतलब निकाला जाए, कई मतलब निकल सकते हैं, पर आपको जो भी अच्छा लगे उसी तरह से आप पकड़ सकते हो उसको। पर शुद्ध आध्यात्मिक कहानी है ये। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। धन्यवाद।